In this video, we will be talking about the utilization of algae. हमने पिछली वीडियो में इसके किसके बारे में बात की थी? हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी algae के. अब इस वीडियो में हम लोग algae की यूटिलाइजेशन पे बात करेंगे. इस पे मैं आपको हर एक मतलब algae के बहुत सारे पार्ट्स में यूटिलाइजेशन है, मैं आपको पढ़ाऊंगी. ये आपको अपने बुक में देखने को मिल गया कि इन बायोफ्यूल इंडस्ट्री, इन एग्रीकल्चर, इन फार्मास्यूटिकल्स, इतने सारे प्लेसेस में इसके यूजेस है. तो मैं एक एक टॉपिक में 5-5 पॉइंट लिख के चलूंगी और आपको जस्ट इतना ही अपने एग्जाम में लिखना है. मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, आप जस्ट इसको अच्छे से समझिएगा और इसको अपने भाषा में अगर लिखेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा. But still I will be writing some notes so that you can write that thing in your examination, है ना? So without wasting any time, let's get started. So first of all, in your book it is mentioned that algae in biofuel industry. मैं आपको पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन दूंगी. जिस विजुअलाइजेशन को आप देख के आप अच्छी तरह से ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे. तो फर्स्ट है algae in बायोफ्यूल इंडस्ट्री. अब आप बायोफ्यूल इंडस्ट्री से जो बायोफ्यूल वर्ड है इससे क्या समझ रहे हो? ऑब्वियसली आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट कोल, ऑयल, गैस एंड समथिंग लाइक दिस. एंड यू ऑल नो कि कोल, ऑयल, गैस ये सब क्या है, ये सब कहाँ से आते हैं, इन सब का ओरिजिन क्या है? इन सब का ओरिजिन है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पिक्टोरियल व्यू से समझाती हूँ. यहाँ पे मैं आपको नोट्स बना के अच्छी तरह से दे दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज का, ठीक है? तो कहाँ से ये ऑब्टेन होते हैं? कोल, ऑयल एंड गैसेस, नेचुरल गैसेस. डू यू नो एनी नेचुरल गैसेस? पहली बात तो ये, आपने कभी नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा, आप भूल गए जस्ट. सो नेचुरल गैसेस, फॉसिल फ्यूल. नेचुरल गैस इज फॉसिल फ्यूल. और ये फॉसिल फ्यूल जो है वो आज के जमाने में algae से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. कैसे किया जाता है वही तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसे वीडियो को आराम से देखिए. तो नेचुरल गैस तो हो गया, लेकिन ये चीज मैंने अभी आपको क्या बोला कोल, ऑयल एंड गैसेस, ये कहाँ से हमको मिलता है? They all are obtained from, derived from भी आप लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको नेचुरली कहाँ पे देखने को मिलेंगे? अब आप ये मत बोलना कि आपको नहीं पता. ये चीज आपने मेरे ख्याल से अपने 11th या 12th के NCERT बुक में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा. अच्छा ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको मैं बता दूं, जब कोई प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, जब कोई प्लांट और एनिमल जो है वो मर जाते हैं, तब क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये गैसेस, ऑयल एंड कोल्स बनते हैं. अच्छा, मैं इसका प्रोसेस आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करके बताती हूँ, क्योंकि आपको इसको एक स्टोरी वाले फॉर्म में आपको इसको एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम में टीचर को दिखाना है, ठीक है ना? आई मीन प्रोफेसर को दिखाना है. मैं वही स्कूल वाले लेवल में आ गई. अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि एक प्लांट बना लेते हैं हम लोग, अच्छा सा प्लांट. तो ये प्लांट जो होता है ये अपनी एनर्जी जो है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस मतलब परफॉर्म करेगी, तो फिर ये अपनी एनर्जी सन से लेगी. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो द प्लांट डिराइव इट्स एनर्जी फ्रॉम सन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो ये एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये एनर्जी फिर ट्रांसफर हो जाता है एनिमल्स पे, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, इन्हीं प्लांट्स को खाते हैं, दे फीड ऑन देम, ठीक है? फिर एज द टाइम पासेस बाय, दीज प्लांट्स एंड ऑल दीज एनिमल्स दे ऑल यूज्ड टू डाई. मतलब ये मर जाते हैं, इनका रिप हो जाता है. और यही आगे चल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं तो क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैं जस्ट यहाँ पे OC लिख रही हूँ, और तभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे एक्ट करते हैं फ्रॉम एनारोबिक बैक्टीरियाज. अब मैं तो एल्गाई की पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, तो एल्गाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है?
एल्गाई पानी में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पानी में प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाटर वाला व्यू क्रिएट कर लेती हूँ, इससे क्या होगा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सब कांड वाटर में हो रहा है, तो वाटर में तो कोई गाय वगैरह होंगे नहीं जो फिर जो इस पे फीड करेंगे। तो वाटर के अंदर कुछ जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो कि बाहर टेरेस्ट्रियली मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते, जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स जिनको बोलते हैं, वो लोग इन प्लांट्स पे फीड करते हैं और वो लोग आगे चल के मर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ पे? एट द बॉटम ऑफ द ओशन, ओशन के बॉटम वाले रीजन में, ठीक है ना। तो यही इन्हीं बॉटम ऑफ द ओशन पे सब अनऑर्गेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, जो कि पानी में आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे सब न्यूट्रिशन से मिलते हैं। आपको पता ही होगा ये ऑर्गेनिक एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं। तो इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करता है। कौन? एनारोबिक बैक्टीरिया। और यही एनारोबिक बैक्टीरिया जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे एक्ट करता है तब ये मीथेन बनाता है। यही मीथेन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मीथेन प्रोडक्शन होता है ना, वो ये एनारोबिक बैक्टीरिया का बाई प्रोडक्ट होता है। तो यही मीथेन, और मीथेन क्या है? मीथेन तो एक गैस ही है, और ये बन गया ना गैस। हमने जो गैस बनाने का सोचा था, गैस बन गया ना। और ये जो फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो ये सब इन सब गैस से ही एसोसिएटेड होते हैं, इन सब प्रोसेस से ही एसोसिएटेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि जो CH4 होता है वो एक नेचुरल गैस है और वो एक एनारोबिक बैक्टीरिया से होता है, और ये एसोसिएट करता है ऑयल से भी। गैस, ऑयल, ये जो मैंने बनाया इन सब चीजों से भी एसोसिएटेड रहता है। तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपके लिए अच्छी तरह से लिख के दूंगी, आप इसको एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आ जाइएगा। तो कोल, ऑयल एंड गैस आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा मैंने ये लिख लिया। अच्छा, फिर अब हम बात करेंगे मराइन एल्गाई की बात करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ। मराइन एल्गाई कैप्चर देयर एनर्जी of sunlight which gets transferred to animals. ठीक है ना? कैसे ट्रांसफर होता है आपको पता है? when animals feed on them। मैं इतना बड़ा नहीं लिखना चाहती, ये नोट्स है, ठीक है ना, नोट्स में हम ग्रंथ नहीं लिख सकते। After some time, planktons and both plants and animals accumulate in mud. After some time, planktons, plants and animals both accumulate in mud। ठीक है ना, ये जो होते हैं then converted into organic compounds। Then anaerobic bacteria acts on an organic compound to and then converts that into methane। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि थोड़ा सा अच्छे स्टाइल में अगर हम लिखें तो जो मीथेन है, मीथेन जिसको CH4 बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है ना, ये एनारोबिक बैक्टीरिया से मीथेन होता है
when they acts on organic compounds. ठीक है, अच्छा ठीक है, और ये सब एक दूसरे से एसोसिएटेड होता है एंड ये जो है इससे गैस निकल के आता है। फाइनली एल्गाई बायोफ्यूल इंडस्ट्री में इस तरह से काम आता है। आप जिस इतने से पॉइंट्स को लिख के आ जाइए, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसी पे ही सारा एक्सप्लेनेशन देने जाऊं तो, क्योंकि मुझे इस वीडियो के अंदर सारा का सारा यूटिलाइजेशन वाला पार्ट जो है मुझे कंप्लीट करना है। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू मच, मैं इसके प्लेलिस्ट में ज्यादा वीडियोस ऐड नहीं करना चाहती। मैं एक ही वीडियो के अंदर सारा का सारा पॉइंट कवर करना चाहती हूँ, जिससे आपको इतना दिक्कत ना हो पड़ जाए। तो ठीक है, हम अब सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, जो कि है एल्गाई इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में एल्गाई किस तरह से यूज में आते हैं। अच्छा ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, एल्गाई को हम क्या बोल सकते हैं, हमने पहले फर्स्ट वीडियो में इस पे बात की थी। एल्गाई को हम सीवीड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवीड्स। तो अब मैं एल्गाई नहीं बोलूंगी, अब मैं सीवीड्स बोलूंगी। आपको सीवीड से अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैं एल्गाई पे बात कर रही हूँ। तो सीवीड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल पे फर्टिलिटी क्रिएट करने में। एग्रीकल्चर का मतलब क्या, अगर एल्गाई एग्रीकल्चर के लिए यूज आ रहा है तो उसका मतलब क्या कि वो किसी न किसी काम में सॉइल को ही इफेक्टिव बना रहा है, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। तो और सॉइल में इफेक्टिविटी लाने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है? फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी की जरूरत होती है। और ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो ये एल्गाई प्रोड्यूस करता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सीवीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अच्छा, अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो जब हम इस पे फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी से अगर ये रिस्पॉन्सिबल होता है तो फिर अब फार्मर्स तो इसी को यूज करेंगे। तो ये किस तरह से यूज होता है फील्ड्स में, इसको एक स्प्रे के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो इट इज यूज्ड एज स्प्रे इन कमर्शियल क्रॉप्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ यूज्ड एज स्प्रे। मैं इतना बड़ा पॉइंट नहीं करना चाहती, आप इसको अगले पॉइंट में लिख सकते हैं, जस्ट टू मेक वन मोर पॉइंट बिग। अगर आपको थोड़ा ज्यादा पूछा जाए तो आप इस ऐसे लिख सकते हैं यूज्ड एज स्प्रे इन कमर्शियल क्रॉप। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ यूज्ड एज स्प्रे इन कमर्शियल क्रॉप्स। अच्छा, फिर तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि ये इन सब चीजों में कैसे यूज होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अच्छा, अब इसके पीछे के रीजन के बारे में अगर हम बात करें तो सीवीड्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ऐसा क्या चीज है सीवीड्स में जो इसको इतना फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब इसमें ऐड करती है। तो इसमें मैं कुछ गुण बताऊंगी और कुछ एडिशनल फीचर्स भी बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट में तो मैं इसके मतलब ये इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी के लिए, और कुछ उस पर एडिशनल फीचर्स है वो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करूंगी। आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एडिशनल फीचर्स लिख लेती हूँ। अच्छा, तो सीवीड्स पे अगर हम बात करें तो सीवीड्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, विटामिन। और जब मैं विटामिन बोलूँ तो सेकेंड पॉइंट तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, मिनरल्स, इसमें कोई शक नहीं है, विटामिन एंड मिनरल्स। फिर क्या आता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो कि है PGA एंड अमाइनो एसिड्स। ये सब चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, अब इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपको अगले पॉइंट में दिया होगा आपकी बुक में। जो एडिशनल फीचर ये है कि ये सब काम तो करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी तो इंक्रीज करता है, उसके साथ साथ ये सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल।
अब आपको जब मैंने पहले बोला था कि इसमें एडिशनल फीचर लिखूंगी, तो फिर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं हाँ फीचर्स लिख रही है पहले, तो फिर एडिशनल फीचर लिखने की क्या जरूरत। लेकिन ये सब फीचर्स जो है वो उसको इस फीचर से ऑड वन आउट करती है, क्योंकि ये सब फीचर्स तो एक चीज सॉइल में फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को लाने के लिए है, लेकिन ये फीचर एक एडिशनल फीचर है जो कि सॉइल में एक और चीज ऐड करती है। वो ये है कि वो सॉइल की फर्टिलाइजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, मैंने इसके एडिशनल फीचर पे भी बात करूंगी। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो क्या होता है, इसको क्या है कि इसको हम जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया जब इस पे एक्ट करती है तो इसको डिकम्पोज होना पड़ता है ना, डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। लेकिन इतना बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होगा तो वो अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, और जो चीज अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं हो जाती वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एट लास्ट वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो बल्कि आप ये भी फिर लिख सकते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस। और आपको पता है कि ह्यूमस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज होती है सॉइल के लिए, जो कि अच्छे से प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो रहता है, ये आपको पता है। अच्छा, अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी, ठीक है ना। मतलब जो बैक्टीरिया इन पे एक्ट करते हैं, मैंने अभी बैक्टीरिया के बारे में बात की ना, बैक्टीरिया जो कि इस पे एक्ट करते हैं, उन बैक्टीरिया के नाम लिखूंगी। आप इसको याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, वैसा कुछ इसमें याद करने का नहीं है। वो बैक्टीरिया कोई और नहीं, एनाबेना नॉस्टॉक ही है, एनाबेना नॉस्टॉक। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि इनमें वो प्रॉपर्टी होती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। कहाँ पे? पैडी फील्ड्स में। ये आपने एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ा होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, ठीक है ना। तो एनाबेना नॉस्टॉक बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है पैडी फील्ड्स में। तो हमने एल्गा इन एग्रीकल्चर पे भी बात कर ली। चलो मैं अब एक काम करती हूँ, इसको मिटा देती हूँ और मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ। अब हम पढ़ेंगे एल्गा इन फार्मास्यूटिकल्स, मतलब एज ए मेडिसिन किस तरह से एल्गा को हम यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज एल्गा इन फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा ठीक है, तो एल्गा को हम फार्मास्यूटिकल्स पे क्या यूज करेंगे, इसमें जो ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहूंगी क्योंकि फिर क्या है ना कि फार्मास्यूटिकल्स में इतनी बड़ी चीज नहीं है एल्गा यूज में। वो जितने पॉइंट्स आपको बुक में गिवन है मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के रख लिए जिसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बस इनको याद रखिए, सैरागैसम और लैमिनेरिया जो है वो गॉइटर और ग्लैंडुलर ट्रबल्स को हेल्प करते हैं, मतलब उनसे गेट रिड ऑफ होने के लिए हेल्प करते हैं। तो गॉइटर और क्या ग्लैंडुलर ट्रबल्स में ट्रबल्स कुछ वो चीज नहीं है, मतलब ग्लैंडुलर वाले पोर्शन है, मतलब तुम्हारी बॉडी में जो ग्लैंडुलर पार्ट होते हैं उनमें जो अगर कहीं पे दिक्कत आई तुम्हें ट्रबल, वहां पे अगर तुम्हें कोई ट्रबल हुआ तो उसमें हेल्प करने के लिए ये सैरागैसम और लैमिनेरिया बना हुआ है, ये रिसर्चर्स ने बोला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सैरागैसम एंड लैमिनेरिया is responsible for curing, मैं यहाँ पे ट्रबल्स नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी जी फॉर गोइटर एंड जी फॉर ग्लैंडुलर प्रॉब्लम्स। ट्रबल्स तो अच्छा वर्ड ये प्रॉब्लम्स ही लगता है ना, मैंने ये अपने नोट्स में लिखा था, दैट्स व्हाई आई सेड अबाउट ट्रबल्स, बट आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हम पढ़ते हैं। अब इसे एक और चीज आता है, जेलिडियम। जेलिडियम नाम का एक बैक्टीरिया नहीं, एक एल्गा है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक के डिसऑर्डर्स के लिए। अगर किसी को पेट में दिक्कत होती है तो उसके हम मोस्टली उसके पेट में दिक्कत होने का रीजन क्या होता है सबसे ज्यादा? उसमें अगर गर्मी ज्यादा चली जाती है, मतलब उसको लू लग जाता है, ऐसे बोलते हैं ना कि बाहर ज्यादा धूप में नहीं निकलना चाहिए, है ना। इससे पेट में ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमको दिखाई देती है। बहुत सारे लोग वॉमिटिंग जैसी चीजें फेस करते हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं कि एक, अगर आप इसको एज अ ट्रिक याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि सरगैसम और लेमिनेरिया तो गॉइटर और ग्लैंडुलर प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वन मोर जी से आप ये याद कर लीजिए कि जी से तो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वन मोर जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्योरिंग द डिजीज ऑफ स्टमक डिसऑर्डर्स, और वो जी क्या है? जेलिडियम is responsible for curing stomach problems. And heat-induced illness. मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आप इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में फेयर आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगार नाम का भी एक एल्गार होता है, ए फॉर एल्गा, ए फॉर अगार, जो कि सेम प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप इस चीज को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए भी ये मतलब इसको क्योर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगार और जेलिडियम ये दोनों अच्छा, लास्ट पॉइंट ड्यू टू डिस्टरबेंस बहुत सारी दिक्कत आ चुकी थी, इसलिए वीडियो में नॉइस क्रिएट हो जाता है, दैट्स व्हाई मैंने इसको थोड़ा सा काटा है। अच्छा, लेट्स नॉट ब्रेक दिस टॉपिक। तो मैं लास्ट पॉइंट पे अगर आऊं तो लास्ट पॉइंट कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, सी फॉर क्लोरेला और सी फॉर क्लोरेलिन। तो क्लोरेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज नेम्ड एज क्लोरेलिन। तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ, क्लोरेला, ये तो आपको पता है, ये क्या लगा है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एंटीबायोटिक्स कॉल्ड एज क्लोरेलिन। याद रहेगा आपको? आई एम श्योर आपको याद रहेगा। मैं अभी एल्गाई को फूड में कैसे यूज करते हैं, बस 2 टॉपिक आपको पढ़ाना है, दैट्स इट। फिर आप बस थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, मैं 2 पॉइंट्स टॉपिक इसी में क्लियर कर लेती हूँ, इसी वीडियो के अंदर। फिर बस आप फिर रेडी हो जाएंगे आपके एग्जाम को खोलने के लिए, ठीक है ना। आप साइड में जो सीटी की आवाज आ रही है, आप प्लीज उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं रहिए, और तो मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि अब इन सब चीजों को मैं रोक नहीं सकती, दैट्स व्हाई वो आसपास की नेबरिंग आवाज है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एल्गाई एज फूड। अब एल्गाई को फूड के तौर पे किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है? तो जापानीज के लोग जो है वो पोरफायरा नाम के एल्गाई को राइस की तरह ईट करना चाहते हैं, वो ईट करते हैं, खाते हैं, मतलब राइस के साथ पोरफायरा नाम के एल्गाई को खाते हैं। आई एम सॉरी टू से, मैंने गलत बोल दिया था फर्स्ट पॉइंट, मैं वापस रिपीट करके अगर मैं बोलूं तो जापानीज के जो लोग हैं वो पोरफायरा को राइस के साथ खाना पसंद करते हैं। लोग सब्जी खाते हैं ना राइस के साथ, और वो क्या होता है, वो भी एक प्लांट का ही पार्ट होता है। ठीक उसी तरह जापानीज के लोग सीधे तौर पर पोरफायरा नाम के एक एल्गाई को खाते हैं, ठीक है ना, फूड के तौर पर। तो हम लिख सकते हैं जापानीज। हम थोड़ा जापानीज के बारे में थोड़ा बात करते हैं, हम जापान में घुस गए हैं और हम अभी जापानीज के बारे में सारी बात करेंगे, क्योंकि जापानीज के लोग थोड़ा अलग तरीके से फूड एल्गाई को खाते थे। तो इसमें थोड़ा हमारी बुक में थोड़ा जापानीज कल्चर पे थोड़ी बात की गई है, तो हम इस पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। तो जापानीज पीपल नहीं लिखेंगे, जापानीज से आपको पता चल जाता है, जापानीज लोग, जापानीज यूज
नहीं, जापानीज यूज नहीं, जापानीज ईट पोरफायरा विथ राइस। सिंपल इंग्लिश लिख रही हूं मैं, आप डायरेक्ट इसको अपने पेपर में लिख के आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, जापानीज के लोग एक और कांड करते हैं। वो क्या कांड है? जापानीज लैमिनेरिया को कोम्बो कहते हैं। क्या कहते हैं? जापानीज नेम्स लैमिनेरिया एज कोम्बो, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ। मैं यहाँ पे बीच में नेम्स लिखना भूल गई, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, मैं इसको बार बार मिटाना नहीं चाहती। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जापानीज के लोग, जापानीज के बारे में ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा मतलब इसको फिर जापानीज कल्चर के साथ रिलेट ना करके फूड की मतलब एल्गाई मतलब मुद्दे की बात करते हैं। मगर तो हमको एल्गाई में कुछ कुछ वाइटामिन्स और कुछ कुछ इस डिजीज को क्योर करने की कुछ कुछ चीजें आपको इस पार्ट में मिलेंगी कि एल्गाई में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एल्गा में प्रेजेंट होते हैं वाइटामिन्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में मतलब इसी वीडियो में पहले बताया था कि एल्गा में क्या क्या होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, है ना। उसके अंदर और क्या क्या होते हैं मैंने क्या बताया था, उसके अंदर पीजीए होता है ना। मैंने कितना कुछ बताया था। तो वही वाइटामिन्स होते हैं। अब वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं? वाइटामिन्स ए होते हैं, उनमें वाइटामिन्स बी होते हैं, सी होते हैं, डी भी होते हैं, और ये क्योर कर सकते हैं ग्वाइटर प्रॉब्लम्स को, ठीक है। ग्वाइटर प्रॉब्लम्स आपको पता ही है। तो इनमें क्या होते हैं, सीधे तौर पर क्या होते हैं, दे हैव आयोडीन, कंटेंट, प्रॉपर आयोडीन कंटेंट। ठीक है ना, तभी तो ये डिजीज को क्योर कर सकते हैं। जब मैं ग्वाइटर बोलती हूँ तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उसके अंदर आयोडीन होता है, दैट्स व्हाई दे कैन क्योर डिजीज लाइक ग्वाइटर, है ना। अच्छा, आपने एक एल्गा तो सुना ही होगा अपने 12th क्लास में, स्पिरुलिना के बारे में, जो कि एक सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं और इनको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कैसे भी किया जा सकता है और इसको एज ए सप्लीमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए टैबलेट, क्योंकि इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है। अच्छा, आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता दूं, इनमें विटामिन, अमाइनो एसिड्स ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्पाइरुलिना, जो कि क्या है, न्यूट्रिएंट रिच है, कंटेनिंग, क्या होता है इसमें कंटेन, प्रोटीन। क्या कंटेन करता है? प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहती, आप इसको बड़ा करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और they have vitamins, अमाइनो एसिड्स, और क्या होता है इसमें, ठीक है, they have these two things and they are sold in markets as tablets, ठीक है ना, एज ए टैबलेट्स। आपको ये देखने को मिल जाएगा स्पाइरुलिना को, आप फिर जाके मजे में खाना। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है जो कि आपको याद रखना है कि जो इससे तो आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया है कि एंशियंट पीपल जो लोग थे, आगे के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग प्लांट्स पे डिपेंड रहते थे। तो वो एल्गा को ना एज ए सप्लीमेंट ये खाते थे, ठीक है ना। जैसे जापानीज पीपल राइस के साथ पोरफायरा खाते हैं, तो मतलब वो एज ए सप्लीमेंट राइस को ले रहे हैं, मतलब एल्गा को ले रहे हैं, ठीक है ना। वो मील में भी ले सकते हैं, बट अभी के तौर पे मैंने एल्गा एज फूड बताया। मैं इस पे भी जाऊंगी कि वो मील पे कैसे आए थे, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करती हूँ। पहले अब इस पे बात करें तो जापानीज के लोग या एंशियंट पीपल ये लोग क्या करते थे, एल्गा को एज ए सप्लीमेंट लेते थे। अच्छा, लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि विच नाम के एक लड़के ने बोला था कि मेरी बात सदा याद रखना,
कि 1959 में उसने ये बात कही थी, ठीक है ना, ज्यादा पुराना नहीं है 1959 ऑब्वियसली पुराना नहीं है। तो उसने क्या बात की थी, उसने बोला था कि विटामिन आर कंटेंट जो है एल्गाई में वो लेमन जूस के इक्वल है। लेमन जूस खाओ या विटामिन आर कंटेंट खाओ एल्गाई का, मतलब एल्गाई उसी का, दोनों में जो सेम वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू वो सेम है, दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू सेम है, सेम न्यूट्रिशन वैल्यू। अच्छा, मैंने इस पे बात कर ली। सो मैंने एल्गाइज फूड पे बात कर ली, अभी मैं बात करूंगी एल्गाइज फूडर पे। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, दिस इज द लास्ट टॉपिक। आप यहाँ तक अगर पहुंच ही गए तो आप पूरे वीडियो को कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि आपको एल्गाइज फूडर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप बुक में जाएंगे या फिर कोई और यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे, आपको एल्गाइज फूडर समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में जिस तरह से एक्सप्लेन करूंगी, आप बस उस तरह से एग्जाम में लिख के आ जाइएगा। तो एल्गाइज फूडर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ 3 चीज पे बात की गई है। पहली चीज तो ये कि जो पीपल थे वो उन्होंने क्या किया ड्यूरिंग देयर वॉर टाइम्स, क्या हुआ था, बहुत चीजों की कमी हो गई थी, तो उस टाइम पे एल्गाई उनकी आखिरी उम्मीद थी, तो लोग एल्गाई पे डिपेंड होना स्टार्ट कर दिए। सेकंड बात ये भी कहा गया कि लोग ही नहीं, कुछ एनिमल्स जो है, कुछ पोल्ट्री के मतलब कुछ लोग जो एनिमल हस्बेंड्री परफॉर्म करते थे वो भी सीवीड्स पे डिपेंड होने लग गए। और तीसरी चीज ये है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, उन्होंने कुछ इंडस्ट्री सेटअप्स कर लिए थे जिनमें उन्होंने सीवीड्स को एज अ मील उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पाउडर्ड फॉर्म में। बस यही चीज इस पॉइंट में है। मैं इसको अच्छी तरह से लिखती हूँ, आप जस्ट इसको साइड बाय साइड नोट करते रहिए और मेरी बातों को समझते रहिए, ठीक है ना। तो यूरोप में क्या हुआ था, ये बहुत पुरानी कहानी है। इन यूरोप ड्यू टू वॉर शॉर्टेज ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक है ना। ठीक है ना। सो एट दैट टाइम they prefer seaweeds as a food for not them, उनके लिए नहीं, for cows and horse। उन्होंने काउज और हॉर्स को उसी के साथ खिलाना स्टार्ट कर दिया एज अ फूड। अब ह्यूमंस इसको डायरेक्टली नहीं खा सकते, ठीक है ना, ह्यूमंस को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं नेक्स्ट पॉइंट में आती हूँ। देखो, नेक्स्ट पॉइंट में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है बुक में, बस क्या है ना, तुमको थोड़ी सी और ज्योग्राफी का नॉलेज दी है, इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप भी याद कर सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क। आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे याद है ये 4 कंट्रीज, मैं आपको भी याद करवा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये थोड़ी सी ज्योग्राफी की नॉलेज चाहिए होती है इसके लिए, और इसके लिए थोड़ा आर्ट्स पे भी जाना चाहिए, जैसे कि मेरे को इतना नॉलेज है ना। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और एक है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नॉर्वे। और चिंता मत कीजिए, ये चारों के चारों यूरोप के अंदर आते हैं, बस इसको थोड़ी बड़ी करके लिख दी गई है। यूरोप में 20 कंट्रीज आते हैं ना, उन कंट्रीज के अंदर ये 20 कंट्रीज नहीं, 20 से ज्यादा ही आता है, तो फिर वो सब यूरोप के पार्ट्स हैं। यही कंट्रीज ने क्या किया, सेटअप इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज which converts seaweeds as meal, as a meal and as a supplement, ठीक है ना। मैंने जो पिछले पॉइंट में बोला था कि मैं मील के बारे में बात करूंगी, वो ये इसी में आता है, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। अब मैं थर्ड पॉइंट पे बात करती हूँ।
people who were practicing animal husbandry, people who were practicing animal husbandry started giving seaweeds to their poultry farm. ओके अच्छा, अब मैं फोर्थ पॉइंट पे जाती हूँ. फोर्थ फॉर पोल्ट्री फार्म एंड एनिमल फीड्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर? ये पाया गया कि जिन एनिमल्स में ये सीवीड्स खाने की मात्रा, मतलब सीवीड्स की मात्रा जनरेशन टू जनरेशन देखी गई, जो सबसे ज्यादा सीवीड्स खाती गई, उनमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लग गई. आजकल के एनिमल को छोड़ के जो एनिमल्स बरसों से सीवीड्स खाते आ रहे हैं, उनमें जो है डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा तेज, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट देखने को मिल गई. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सच एनिमल्स that have for several years for several generation लिखती हूँ मैं यहाँ पे, वो थोड़ा और अच्छा लगेगा. generation being nourished on algae shows better ability to digest it than those not so habitual. मतलब जो हैबिचुअल नहीं है डाइजेशन के, उनसे ज्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी वैसे एनिमल्स में देखने को मिली है जो एल्गाई को जनरेशन टू जनरेशन खाई जा रही है. एल्गाई को मतलब सीवीड्स को कंज्यूम किए जा रही है, नरिश हो चुके हैं जो लोग. ठीक है ना? अच्छा, अब मैं कुछ लास्ट पॉइंट बस लिखूंगी, बस उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है. लेकिन ये इस पॉइंट को लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एल्गाई एज फूडर में आपको ये चीज अपने गठन में बिठाना पड़ेगा. आपको ये नाम याद हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको खुद से अपना दिमाग लगा के याद करना है. हमेशा मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी आपको एक एक पॉइंट को याद, एक एक नाम को याद करवाने में. तो आपको ये लिखना है रोडीमेनियल पाल्मेटा एंड एलेरिया एस्कुलेंटा. ये जो है ये फेवरेट फूड होते हैं गोट्स, काउज और शीप के. ठीक है ना? मैं यहाँ पे वापस लिख दूं. रोडीज खेला है ना आपने? हाँ, तो रोडीज मेनियल, मेन का रोडीज. ठीक है ना? आप ऐसे याद कर सकते. रोडी मेनियल क्या, पाल्मेटा, आई एम सॉरी, पाल माता भी आप याद कर सकते हैं, पैलमेटा से. एंड अलारिया एस्कुलेंटा. एस्कुलेंटा आपने सुना ही होगा एक प्लांट के बारे में. एस्कुलेंटा आर फेवरेट फूड फॉर goats, cows एंड शीप. गोट और शीप तो वर्ड आपके दिमाग में आता ही रहता होगा. काउस को भी आप यूज ऐसे कर सकते हैं. ग्रेजिंग एनिमल्स है ये तीनों, ये तो आपको पता ही होगा ना. ग्रेजिंग एनिमल्स तो कहाँ पे होते हैं? पैडी फील्ड्स में होते हैं. और ये इन लोगों का काम क्या है? खाना. और इनको ये दोनों खाना अच्छा लगता है, इसलिए इन्होंने साइंटिस्ट को कान पे रखकर बोला कि ये इनका फेवरेट फूड है. तो दैट्स वाई इसको मेंशन कर दो एल्गाई एज फूडर में. दैट्स वाई इट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एल्गाई एज फूडर एंड आई हैव शेयर्ड दैट टू यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस मच. ठीक है ना? एंड यहाँ पे हमारा एल्गाई वाला चैप्टर कंप्लीट होता है.